मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहां पर मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूं। अभी हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया था। ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स ये तीन कौन कौन लोग थे, इन तीनों में क्या अंतर था और इन तीनों के क्या पर्पसेस थे और क्या सिमिलैरिटीज़ था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक पर। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। One of the groups which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that at this time, European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. तो लिबरल्स यह एक ऐसा ग्रुप था जो कि समाज में चेंज लाना चाहता था, जो ये मानता था कि जो समाज में जो अभी सिस्टम है वो सही नहीं है, इसलिए समाज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना चाहिए। तो ये मानते थे कि समाज में चेंज होना चाहिए, और साथ में यह एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे, एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके रह सके। यहाँ पे इस लाइन में स्टेट्स लिखा हुआ है, तो स्टेट्स का मतलब यहाँ पर स्टेट्स नहीं समझिए, यहाँ पर स्टेट्स का मतलब कंट्री है। ठीक है, तो दो यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन्हें स्टेट्स कहा जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह वही समय था जिस समय में यूरोप के ज़्यादातर जो देश थे वो किसी न किसी रिलीजन को सपोर्ट करते थे, उसको फेवर करते थे। जैसे कि ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे ये लोग। तो मतलब ये जो कंट्री था, जो देश था, वो किसी एक रिलीजन को फेवर करता था। लेकिन ये जो लिबरल्स थे ये एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें सारे धर्म के लोग मिलजुल करके रह सके, कोई एक धर्म के लोगों को नहीं वर्चस्व हो। लिबरल्स also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. लेकिन ये जो लिबरल्स थे ना, ये डायनेस्टिक रूलर्स के अगेंस्ट में थे। डायनेस्टिक रूलर्स का मतलब कि एक ऐसा राजा जो उसके बाद उसके वंश का ही कोई आदमी राजा बनेगा, फिर उसके वंश का कोई आदमी राजा बनेगा, इसको कहा जाता है मोनार्की। तो या डायनेस्टिक रूल कहते हैं इसको। तो ये मोनार्की या डायनेस्टिक रूल्स के अगेंस्ट में थे। ये नहीं चाहते थे कि एक ही आदमी रूल करता रहे, उसी के ख़ानदान के लोग रूल करते रहें। इनका कहना था कि नहीं, जो रूलर्स हैं वो चेंज होने चाहिए और पब्लिक के पास में ये अधिकार हो कि वो अपने रूलर्स को चुने। इनका ये विचार था कि समाज में जो हर व्यक्ति है, जो पब्लिक है, जो जनता है, उसे हर एक व्यक्ति को जो अधिकार मिलना चाहिए और वो अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, और उसके अधिकारों में जो उसे अधिकार मिला हुआ है उसमें कोई राजा, कोई रूलर्स, कोई गवर्नमेंट या कोई ऑफिसर्स जो हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करे। ये चुनी हुई सरकार चाहते थे, ये एक ऐसा पार्लियामेंट चाहते थे, ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें कि जो पब्लिक है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जा कर के पार्लियामेंट में बैठें, वहाँ पर कानून बनाएं और सरकार में जा कर के बैठें और वहाँ पे सरकार बनाएं और सरकार चलाए और देश चलाए। ये एक ऐसा अरेंजमेंट चाहते थे। साथ में ये भी चाहते थे कि एक जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक, और जुडिशरी काफ़ी वेल ट्रेंड होनी चाहिए और एक्सपर्ट होनी चाहिए, ताकि जुडिशरी का क्या काम हो, ताकि जो लोग चुन करके जाते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो जो कानून बनाते हैं और सरकार जो काम करती है, तो जुडिशरी इनके कानूनों का इंटरप्रेट करे कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है जुडिशरी उसको बताए। इंटरप्रेट का मतलब कि वो बताए कि यह कानून सही है या कानून सही नहीं है, सरकार जो काम कर रही है वो काम सही है या गलत है। मतलब पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ये तो दो चीज़ बन गए, लेकिन इन दोनों के ऊपर भी जुडिशरी का हस्तक्षेप होना चाहिए। साथ में ये लोग चाहते थे कि जो जुडिशरी बने वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है कि जो जुडिशरी हो वो उस पर रूलर्स का, गवर्नमेंट का, जो लोग राज कर रहे हैं देश के ऊपर में, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, ताकि ये लोग अपना काम निष्पक्ष रूप से कर सकें। However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of the every citizen to vote.
They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. लेकिन यहाँ पर एक ये भी ध्यान देना है कि ये जो लिबरल्स थे ना, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब ये लिबरल्स में और डेमोक्रेट्स में क्या अंतर होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। लोग अपने मन पसंद के लोग चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ था कि ये जो वोट देने का अधिकार मिलता है सिर्फ वैसे लोगों को मिलता है जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो ज़मीन के मालिक थे, जो खेत के मालिक थे, जो मज़दूर थे, जो हरवाहा था, ठीक है, जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार ये लोग नहीं देते हैं। तो ये जो लिबरल्स थे समाज में चेंजेस तो लाएं, लेकिन कैसा चेंजेस लाएं? जो राजा जो इनके ऊपर अत्याचार करता था, राजा के हाथ में जो सारा पावर कंसंट्रेट था, वो पावर निकल करके अब इन लोगों के पास आ गया। किनके पास आ गया? जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो वही लोग इलेक्शन में खड़ा हो सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और वही लोग वोट भी दे सकते थे जिनके पास में प्रॉपर्टी थी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो खेत के मालिक नहीं थे, ज़मीन के मालिक नहीं थे, कारखाने के मालिक नहीं थे, वो इलेक्शन में भी नहीं खड़ा हो सकते थे और वोट भी नहीं दे सकते थे। तो तब तो ये तो डेमोक्रेसी तो फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो लिबरल्स थे ये क्या चाहते थे कि प्रॉपर्टी वाले लोगों के पास में ही ये जो लिबरल्स थे ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी वाले लोगों के पास में ही वोट देने का अधिकार हो या इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार हो। लेकिन जो डेमोक्रेट्स थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहते थे, मतलब सारे लोगों को वोट देने का अधिकार हो। कोई भी आदमी इलेक्शन में खड़ा हो सके, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो खेत का मालिक है या वर्कर्स है या लेबरर्स है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, स्त्री है या पुरुष है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये डेमोक्रेट्स हो गए जो एक्चुअल डेमोक्रेसी चाहते थे। तो लिबरल्स में और डेमोक्रेट्स में ये अंतर। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट्स। Unlike liberals, they opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. ये रेडिकल्स वैसे लोग थे जो एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे, एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहाँ की जो गवर्नमेंट हो वो मेजोरिटी पर आधारित हो, जो मेजोरिटी के जो पॉपुलेशन है वो जैसी गवर्नमेंट को चुने वैसी ही गवर्नमेंट वर्क करे। तो यहाँ पे सफरेज मूवमेंट लिखा हुआ है। सफरेज मूवमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने ये मूवमेंट किया था कि उनको भी वोटिंग राइट्स मिले, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ पुरुषों को, और वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी थी, सिर्फ वही वोट दे सकते थे। तो ये मूवमेंट था कि नहीं, महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का। इसके लिए मूवमेंट चलाया गया और इस मूवमेंट को बोलते हैं सफरेज मूवमेंट। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि लिबरल्स वैसे लोग थे जो उन लोगों को वोटिंग राइट्स, सिर्फ उन लोगों को वोटिंग राइट्स देना चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी। लेकिन रेडिकल्स का ये मानना नहीं था। रेडिकल्स का मानना था कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या नहीं हो। साथ में ये जो रेडिकल्स थे ना, ये भी चाहते थे कि कुछ ही लोगों के हाथ में जो पावर कंसंट्रेट है, जैसे कि जो कारखाने के मालिक हैं, जो ढेर सारे खेत के मालिक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ही लोगों के पास में सारा पावर्स नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के ये रेडिकल्स विरोधी थे, ठीक है। तो लिबरल्स में और रेडिकल्स में ये अंतर था। तो ऐसी बात नहीं है कि जो रेडिकल्स थे वो ये चाहते थे कि किसी के पास प्रॉपर्टी ही नहीं हो। प्रॉपर्टी हो, सबके पास प्रॉपर्टी हो, सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, प्रॉपर्टी बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इतना चाहते थे कि कुछ ही लोग गांव में या समाज में, कुछ ही लोगों के पास में सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारा का सारा पावर कंसंट्रेट नहीं हो जाए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स कौन लोग थे। Conservatives were opposed to radicals and liberals. After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some changes was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. तो कंजर्वेटिव्स जो लोग थे ये दोनों के विरोधी थे, मतलब ये लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों का विरोध करने वाले थे। ये दोनों के आइडियोलॉजी से संतुष्ट नहीं थे। कंजर्वेटिव्स को हिंदी में परंपरावादी या फिर रूढ़िवादी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि परंपरावादी, तो कंजर्वेटिव्स लोग जो थे ये जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है, पहले से जो सिस्टम चली आ रही है उसी के फेवर में थे, उसको चेंज नहीं करना चाहते थे। तो हमने क्या पढ़ा कि लिबरल्स और रेडिकल समाज में चेंजेस चाहते थे, ठीक है।
लेकिन कंजर्वेटिव जो थे वो समाज के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो स्ट्रक्चर है वही सही है। हालांकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से इनका भी दिमाग खुल गया। अब ये लोग ये मानने लगे कि नहीं, समाज में चेंजेस ज़रूरी है, समाज में चेंजेस होना चाहिए। लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इनका दिमाग खुला कंजर्वेटिव्स का। लेकिन इनका ये भी मानना था कि ठीक है, समाज में स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज होना चाहिए, लेकिन पहले जो स्ट्रक्चर था, पुरानी परंपराएं जो थी, हम लोगों को उसका भी आदर करना चाहिए, ठीक है। और जो ये चेंजेस होना चाहिए ये ग्रेजुअल होना चाहिए, एक बैक नहीं कि रेडिकली हम चेंज कर दिए समाज को आज से, वैसा नहीं। इनका कहना था कि नहीं, समाज को भी, लोगों को भी एडजस्ट करने का समय मिलना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे एडजस्ट हो सके। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का जो फ्रांस था, ठीक है, और बाद का जो यूरोप था, यह एक ऐसा समाज बना जिसमें कि ये तीनों विचारधारा के लोग, ये तीनों लोग, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स, ये तीनों लोग आपस में भिड़ गए, इनका आपस में क्लैश हो गया। इन तीनों के अपने अलग अलग राजनीतिक मायने थे। ये तीनों अपनी सोच लोगों पे डालना चाहते थे कि इस तरीके से लिबरल्स चाहते थे कि हमारे तरीके से समाज बने, कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि हमारे तरीके से समाज बने, और रेडिकल्स चाहते थे कि हमारे तरह से समाज बने। और इसी बीच में राजनीतिक उठापटक चल रहा था पूरे फ्रांस में कि कभी कोई लोग हावी हो जाते थे, कभी कोई लोग हावी हो जाते थे। इसी से इन तीनों लोगों का लिमिट्स भी पता चल गया कि इन तीनों विचार जो हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, ये तीनों तरह के लोग, इनका लिमिट्स क्या है और इनके अंदर में पोटेंशियल्स क्या क्या हैं, ठीक है। और इसी राजनीतिक उठापटक ने एक नए समाज का निर्माण किया, एक नए सोच का निर्माण किया, और पूरी दुनिया का जो पिक्चर है उसको बदल दिया। मतलब इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही थी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्रांस प्रभावित हो रहा था, इसका असर पूरी दुनिया में आज भी देखने को मिलता है। हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स कौन लोग कहलाते थे, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स ये तीनों कौन कौन लोग थे, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे। लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी इस पिक्चर में और ट्विस्ट बाकी है। इन तीनों के साथ साथ एक चौथा फैक्टर भी था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एंट्री हुआ था, जिसका वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि स्टीम इंजन के आविष्कार के कारण अब इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी और चारों तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। जो हाथ का काम था वो मशीन से हो रहा था, तो समाज फिर एक नया रूप ले रहा था। तो ये तीनों आइडियोलॉजीज़ जो हमने पढ़ा, ये तो आपस में क्लैश कर ही रहे हैं। साथ में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो क्या होता है, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो बड़ा मज़ेदार है, उसे ज़रूर देखिएगा, आप लोग छोड़िएगा नहीं। तब तक के लिए आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आशीष विद्यालय, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में।